हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि रिवीजन क्लासेस मैं डालूंगा, ओपन्स और फॉर सबके लिए डालूंगा। यूट्यूब पर जाएगा ये सारा वीडियो। तो उसके लिए मैं आप सभी के साथ फिर से उपस्थित हो गया हूँ। तो चलते हैं फिर न्यू रिकॉर्डिंग के साथ। आप सबके साथ मैं फिर से आ गया हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इसका कुछ क्राइटेरिया है जिसके साथ मैं इसको चालू करूंगा। आप लोगों को से मैं मुझे क्या डिमांड है। सबसे पहले ये वीडियो वही बच्चे के लिए सुटेबल होगा जो कि पहले से सारा ही क्लास खत्म हो चुका हो। जो भी रिवीजन मैं करवाऊंगा वो आप एक बार अपना जो भी रेगुलर क्लास है उस रेगुलर क्लास कर लिए होंगे और उसके बाद क्या कर रहे होंगे, आप रिवीजन के लिए तब आओ। क्योंकि ये रिवीजन मैं डाल रहा हूँ, एक्चुअल क्लास ये नहीं है। इसमें आपको अगर आप सोचोगे कि ये रिवीजन मतलब हम रेगुलर क्लास के लिए जाएं तो उसके लिए आपको रेगुलर क्लास में मेरे साथ आकर के पढ़ाई करनी होगी। उसके लिए वो अलग कंडीशन है। बट ये जो इसमें जो मेरा पर्पस है वो रिवीजन के लिए मैं सिर्फ डाल रहा हूँ, जो कि पहले पढ़े हुए हैं और अभी जो आने वाली एग्जाम है अपना फैब में, जो 1 तारीख या 2 तारीख से चालू होने वाली है, तो उसके पर्पज से मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। अब बातें करते हैं कि कैसे क्या कुछ करने वाले हैं और आपका क्लास मटेरियल क्या होने चाहिए। तो मैं बोलूँगा आपके पास कोई भी मटेरियल जो कि आप पहले से जिस भी बुक के से आपने पढ़ा है, जिस भी सर के पास पढ़े हैं, कोई इशू नहीं है। आप कहीं से भी पढ़े हैं, किसी भी बुक से पढ़े हैं, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना बुक उल्टा लीजिए और ये वॉइस रिकॉर्डिंग होगा और वॉइस रिकॉर्डिंग से आप वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करके और अपना ये मैच करते चलिए बुक से। और अगर कोई और भी परेशानी हो या कुछ और आपको मेरे से चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगर कुछ कमी रह गई हो तो उसके लिए भी आप मुझे ज़रूर बताएं। तो अगले वीडियो से मैं उस चीज़ों को थोड़ा नज़र रख करके और आगे से उस चीज़ों की कमियों को दूर करके मैं ये वीडियो आगे चलाऊंगा। तो ठीक है, चलते हैं आगे। कहता है दिले दीदार अगर है तो नज़र में इक्स पैदा कर। बोलोगे सर आप ये क्या बोल रहे हो। कोई बात नहीं भाई, छोटा सा चालू करने से पहले ये एक छोटी सी कहते हैं दिले दीदार अगर है तो नज़र में इक्स पैदा कर, क्योंकि इल्म से शायरी नहीं आती। उसके लिए क्या करना पड़ता है, वो जुनून वो हौसला बुलंद करने पड़ते हैं। तो मैं भी आप लोगों को यही कहूँगा, अगर आप अपने पेपर से, अपने एग्ज़ाम से और अपने सर से अगर उतना ही प्यार रखते हैं तो ज़रूर आप सक्सेस होंगे। और उसके लिए आपको कोई इल्म या आप ऐसा मैजिक कुछ से सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम में ऐसा कुछ मैजिक हो जाएगा, तो भाई वो मेरे दोस्त ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप जो करोगे वही आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। अगर आप पढ़ के जाओगे तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क स्कोर कर पाओगे, और अगर नहीं तो फिर पास तो कर ही जाओगे, उसके लिए कोई बात ही नहीं। बट पास करना ही एक वो बड़ी बात नहीं होती है, कम से कम नंबर भी अच्छे आने चाहिए। तो ठीक है, चलते हैं, क्लास चालू करते हैं हम इन्हीं शब्दों के साथ। तो मैंने क्या बोला कि दिले दीदार अगर है तो नज़र में इक्स पैदा कर, क्योंकि इल्म से शायरी नहीं आती। उसके लिए क्या, जोश जज्बा और हौसलों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी हौसलों को ताज़ा रखते हुए हम आज का ये क्लास चालू करते हैं। ये टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो क्लास में करवा रहा हूँ ना, इसमें टॉपिक वटेवर मैं करता चलूँगा। उसके बाद क्वेश्चन भी आएंगी, जो कि अपना 10-12 साल जो मैं आपसे जो भी वादा कर रहा हूँ वो उसके साथ ही मैं चलूँगा, उसमें कोई कमी नहीं आने दूंगा मैं। तो चलते हैं। कहते हैं साझेदारी। सबसे पहले साझेदारी किसे कहते हैं, तो साझेदारी किसे कहते हैं। कहते हैं 1932 के धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्हें किसी ऐसे कारोबार से लाभ बांटने का अनुबंध किया हो या जिसे वह सब अथवा उनमें से कोई एक व्यक्ति सबकी ओर से चलाता हो। क्या बोला ये, कहता है कोई भी बिजनेस को हम चालू कर रहे हैं, हम 2-4 आदमी मिलकर कर रहे हैं,
तो हम सब में से चाहे सब मिलकर वो काम करते हैं या हम सब में से कोई एक रिप्रेजेंट के रूप में काम करता है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है, तो बात ये है धारा 4 के भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में ये ऐसा लिखा हुआ है। तो हो सकता है ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए, तो मैं ये भी आपको साथ साथ करवाते चलता हूँ। अब दूसरी बात क्या आई कि कौन कौन सा इस बिजनेस को चालू करेगा, तो कहता है उन सब चाहे सारे मिलकर करेंगे या फिर उनमें से कोई एक जो सबकी ओर से उस बिजनेस को चालू रखेगा। अब बात आती है, ये डिफिनेशन हुआ। अब आगे चलते हैं। इस परिभाषा के अनुसार व्यक्तियों के किसी संघ की साझेदारी निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित 3 शर्त, क्या सब शर्त होनी चाहिए? कहता है सभी साझेदारों के बीच अनुबंध होना जरूरी है। तो पहला क्या हो गया, साझेदारों के बीच अनुबंध होना जरूरी है। दूसरा, समझौता या ठहराव, ये एग्रीमेंट लाभ बांटने के उद्देश्य से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ कोई फ्रॉड करने के उद्देश्य से आप आए हो। तो आपका पहला क्या था, सभी साझेदारों के बीच अनुबंध होना चाहिए, साझेदार या ठहराव लाभ बांटने के उद्देश्य से होना चाहिए, और व्यवसाय का संचालन वे सभी मिलकर या उनमें से कोई एक जो सबकी ओर से चलाता हो। तो ये 3 कंडीशन साझेदारी का हो गया। अब बातें करते हैं साझेदार किसको बोलेंगे और फर्म किसको बोलेंगे, फर्म का नाम क्या होगा। तो कहते हैं जो सारे मिलकर, जो व्यक्ति सारे मिलकर उस व्यवसाय को चलाते हैं तो वो सारे क्या हो जाएंगे, साझेदार हो जाएंगे। और जिस भी काम को वो करते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, वह वस्तुतः साझेदारी संगठन को स्थापित करने वाले व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहलाते हैं, और सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, उसको हम फर्म कहलाते हैं। जिस नाम से साझेदारी का व्यवसाय किया जाता है उसे क्या कहते हैं, फर्म का नाम कहा जाता है। तो ये हो गई नॉर्मल सी डिफिनीशन और उसके कुछ 3 शर्त, मूलभूत शर्त। अब बात आगे करते हैं। कहते हैं साझेदारी की विशेषता क्या है, साझेदारी की विशेषता क्या है। तो इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं। कहते हैं 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। उसके बाद अनुबंध का समझौता, वैधानिक व्यवसाय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इलीगल कोई काम कर रहे हो, जैसे बिहार में दारू बेचना बंद है तो आप दारू बेचने का काम करोगे तो फिर ये तो गलत बात है। कहता है लाभ कमाना एवं विभाजन, उसके आगे संचालन, सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ पे नहीं है। उसके बाद असीमित दायित्व। तो इसको एक एक करके थोड़ा हम डालते हैं इस पर प्रकाश, ये क्या क्या बोल रखा है। कहते हैं 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। तो कहता है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, तो मिनिमम तो 2 बोल दिया, अब बट मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो मैक्सिमम उन्होंने 100 रखा, बट कहता है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार किसी भी संघ साझेदारी में सदस्यों की संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकती, परंतु चूंकि कंपनी अधिनियम 2014 का नियम क्या है, रूल 10 के अनुसार 10 ने अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना पर करा है, 50 तक सीमित कर दी है। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ तक मैक्सिमम क्या है, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो रूल 10 कंपनी एक्ट 464 सेक्शन और रूल 10 में ऐसी बातें लिखी हुई है। अब बात करते हैं समझौता या अनुबंध या समझौता। कहते हैं साझेदारी की रचना करार या समझौता से होती है। करार ही साझेदारों के संबंध का आधार होता है। करार या अनुबंध लिखित या मौखिक हो सकता है। मौखिक समझौता भी वैध है, लेकिन किसी भी विवाद से बचने के लिए क्या होना चाहिए, समझौता लिखित में होनी चाहिए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद क्या है, वैधानिक व्यवसाय होना चाहिए, जो मैंने बता दिया कि वैधानिक व्यवसाय क्या होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए, इलीगल व्यवसाय आप नहीं कर सकते। लाभ कमाना एवं विभाजन, और जो भी आप काम करने के लिए आ रहे हो उसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए, लाभ कमाना होना चाहिए। उसके बाद ऑपरेशन, कहता है ऑपरेशन किसकी कौन कौन चलाएगा, मतलब इस व्यवसाय को कौन का सब देखेगा। तो कहता है कि व्यवसाय चाहे तो सब मिलकर चलाएंगे या उनमें से कोई एक चलाएंगे। उसके बाद कहता है सदस्यों से अलग अस्तित्व नहीं। कहता है साझेदारी में सदस्य से अलग अस्तित्व नहीं है, जैसे कंपनी में है सेपरेट लीगल एंटिटी, तो इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। तो यहाँ पे साझेदार और व्यवसाय दोनों साथ साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होते। उसके बाद कहता है असीमित दायित्व, जैसे एकांकी असीमित दायित्व। तो इसमें क्या होता है, असीमित दायित्व का मतलब क्या, अगर आपका लायबिलिटी जो है वो क्या होते हैं, आपके पर्सनल प्रॉपर्टी पर भी जा सकता है। क्या लिखा है देखते हैं। कहते हैं एकांकी व्यापार की तरह साझेदार व्यापार के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। बस इतना लिख दिया। इसका मतलब ये होता है कि
आपका जो लायबिलिटी है वो फर्म की जो लायबिलिटी है और जो आपको बेयर करना है, अगर वो फर्म के कैपिटल से अगर अधिक है, फर्म की लायबिलिटीज, तो वो आपके पर्सनल प्रॉपर्टी पर भी जा सकता है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, फीचर साझेदारी की विशेषता वाला ये खत्म हो गया। अब आगे आते हैं साझेदारी, एक आदर्श साझेदारी के क्या सब तत्व होने चाहिए। एक आदर्श साझेदारी के क्या सब तत्व होना चाहिए, तो कहता है पारस्परिक भरोसा, मतलब आप एक जो भी आपका पार्टनर है उस पर आपको क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। उसके बाद विश्वास होना चाहिए उस पर। उसके बाद व्यवहार में ईमानदारी। साझेदारी अधिनियम की धारा 9 के अनुसार साझेदारों को फर्म के व्यवसाय का संचालन सर्वहित में करना चाहिए। साझेदार को ठगना नहीं चाहिए, मतलब एक दूसरे के साथ ईमानदारी के साथ रहना चाहिए। उसके बाद साझेदारी संलेख का सम्मान। साझेदारी संलेख ये क्या होते हैं साझेदारी संलेख, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे साझेदारी संलेख क्या होता है। पहले हम क्या करते हैं, ये टॉपिक जो है अपना साझेदारी संलेख का सम्मान। तो साझेदारों को पूर्ण निष्ठा के साथ साझेदारी संलेख की व्यवस्था करनी चाहिए। साझेदारी संलेख एक्चुअल में होता है कि कंपनी एक्ट के अलावा अगर हम कोई आपसी पारस्परिक कोई भी कंडीशन अगर रखते हैं तो उस सारे कंडीशन को हम कहाँ पे लिखते हैं, साझेदारी संलेख में। पार्टनरशिप डीड कहते हैं और इसे आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। जैसे कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसी तरह इसमें क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सॉरी आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप होता है। तो ये बातें हो गई। उसके बाद साझेदारी संलेख का समान, तो उसमें जो भी बातें लिखी हुई है उसको हम क्या करेंगे, उसके समान करेंगे, जो बातें लिखी हुई है उसके हिसाब से ही चलेंगे। उसके बाद सही एवं उचित लिखे। आप जो लेखा बना रहे हो, ट्रायल बैलेंस, जर्नल एंट्री, जो भी कर रहे हो आप, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब सारे क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ आप फ्लक्चुएट कर दो, ओवर दिखा दो आप। उसके बाद सही खाते एवं पूर्ण सूचना प्राप्त करना। अंत में एक आदर्श साझेदारी वह है जहां प्रत्येक साझेदार सही एवं उचित लेखे प्रदान करता है और फर्म को प्रभावित करने वाले सभी वस्तुओं की पूर्ण सूचना अपने सह साझेदारों को उपलब्ध कराता है। तो ये हो गई पार्टनरशिप का एसेंशियल तत्व, मतलब मूल तत्व। अब बात करते हैं सीमित दायित्व वाले साझेदारी। तो सीमित दायित्व वाले साझेदारी मतलब क्या, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप 2008, ये कब से चालू हुआ, 2008 में ये पारित हुआ। इसकी विशेषताएं क्या सब है, कहते हैं एलएलपी को के नाम का अनुमोदन कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। तो इसका कौन करता है, रजिस्ट्रार करता है। एलएलपी का जन्म साझेदारों द्वारा किए जाने वाले समझौतों के साथ होता है जो उसके कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों तथा लाभ हानि अनुपात को परिभाषित करता है। तीसरा, एग्रीमेंट पेपर को कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ता है। और चौथा, साझेदार के दायित्व उसकी पूंजी तक ही सीमित रहती है। नॉर्मल पार्टनरशिप वाले में क्या था, 1932 वाले में असीमित दायित्व था, बट यहाँ पे क्या है, एक सबसे बड़ा फीचर जो है सीमित दायित्व है। उसके बाद कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए, जिसमें से एक क्या होना चाहिए, साझेदार का होना आवश्यक है। सीमित दायित्व वाले साझेदार को प्रत्येक वर्ष अपनी कंपनी के पास सोल्वेंसी सर्टिफिकेट अवश्य ही फाइल करनी पड़ती है। रजिस्ट्रार के पास सोल्वेंसी सर्टिफिकेट फाइल करनी पड़ती है। अब बात, उसके बाद अगला टॉपिक आता है कि सीमित दायित्व वाले साझेदार और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में अंतर क्या है। तो सबसे पहले एक्ट का अंतर है, पहला बेस जो हम रखेंगे वो एक्ट का है। एक्ट क्या है, तो एक है पार्टनरशिप 1932 और दूसरा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008। एग्जिस्टेंस, साझेदारी की रचना करार या समझौते से होती है, बट इसका रचना 2008 वाले का विधान के द्वारा होती है, लॉ के द्वारा होती है। रजिस्ट्रेशन 1932 वाले का पंजीकरण जरूरी नहीं है, बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का पंजीकरण रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ता है। उसके बाद एंटिटी, साझेदारी का अस्तित्व साझेदारी से भिन्न नहीं होता और एलएलपी का अस्तित्व उसके भिन्न होता है। उसके बाद नंबर की बात कर लें तो पार्टनरशिप में क्या है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, और एलएलपी में क्या है, न्यूनतम मतलब मिनिमम 2 और मैक्सिमम का कोई सीमा नहीं है। लायबिलिटीज 1932 वाले में इसमें साझेदार का असीमित दायित्व होता है और इसमें दायित्व उसकी पूंजी तक ही सीमित होती है। तो यही सबसे एक बड़ा फीचर है पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप एक्ट 1932 और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008। अब बात करते हैं साझेदार के अधिकार। साझेदारों के अधिकार, तो साझेदार के अधिकार क्या सब हैं। सबसे पहला,
व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार है। दूसरा, सभी मामलों में अपना राय रखने, अपना पक्ष रखने का अधिकार है। उसके बाद पुस्तकों को देखने का अधिकार है, जो भी आपका लेखा जोखा बना है उसको आप देख सकते हो, ये अधिकार है। लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का भी अधिकार है। भुगतान करने पर उसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। अवकाश ग्रहण करने का अधिकार है। संस्था से न निकाले जाने का अधिकार है। यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है तो उसे 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज पाने का भी अधिकार है। ये सारे अधिकार हो गए। साझेदारों के कर्तव्य। साझेदारों के कर्तव्य निम्नलिखित हैं। क्या सब कर्तव्य है इसका? काम करने का कर्तव्य, हानियों में हिस्सा लेने का कर्तव्य, मतलब सबसे पहले अधिकार बोला, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? कर्तव्य। तो हानियों में हिस्सा लेने का कर्तव्य, अपने अधिकार क्षेत्र से कार्य करने का कर्तव्य, अपने हित का हस्तांतरण न करने का कर्तव्य। साझेदार को एक दूसरे के प्रति न्यायपूर्ण और वफादार होना चाहिए। यदि साझेदार की लापरवाही या कपट के कारण फर्म को कोई क्षति पहुंची हो तो उस क्षति की भरपाई भी करना चाहिए। तो ये सब क्या हो गए जाएंगे? साझेदार के कर्तव्य। अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड। अगला टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड किसको बोलेंगे? कहते हैं साझेदारी के पारस्परिक अधिकारों, कर्तव्यों व दायित्वों को निश्चित करने के लिए उसके बीच एक लिखित अनुबंध या संविदा तैयार किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? साझेदारी संलेख। तो क्या बोला? सिंपल सी बात ये बोला कि जो भी अधिकार हैं, कर्तव्य हैं साझेदार के, उसके दायित्व हैं, उसको क्या करता है? एक रिटेन बना लिया जाता है और उसको सब सारे पार्टनर साइन करके और उसको क्या करते हैं? रिटेन में बना लिया जाता है। उसको क्या बोलेंगे हम? साझेदार। और इसे साझेदारी संलेख, और इसको क्या बोलते हैं? इसको आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। उसके बाद इसमें क्या सब बातें आती हैं? साझेदारी संलेख में क्या सब बातें आती हैं? कहते हैं फर्म का नाम एवं पता, सभी साझेदारों के नाम पते, सभी साझेदार द्वारा विनियोजित पूंजी, साझेदार की पूंजी, ऋण एवं आहरणों पर ब्याज कितना होना चाहिए, लाभों का निपटारा कैसे हो, विशेष रूप से लाभ हानि के विभाजन का अनुपात कैसा होगा, प्रत्येक साझेदार को स्वीकार्य आहरणों और आहरणों की राशि तथा ऐसे आहरणों का समय अंतराल क्या होगा, साझेदारों के पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य दायित्व क्या होंगे, साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण तथा मृत्यु की स्थिति में अनुपातिक किए जाने वाले भी नियम, साझेदारी प्रारंभ करने की तिथि एवं फर्म के लेखांकन की अवधि, साझेदारी के दिवालियापन से उत्पन्न होने वाली हानियों का उपचार, साझेदारों के बीच विवादों के निपटारे के लिए अपनाई जाने वाली विधि, खातों की रचना तथा उनका अंकेक्षण, किसी नए साझेदार या फर्म में प्रवेश या किसी वर्तमान साझेदार द्वारा फर्म को छोड़ने या उसकी मृत्यु की स्थिति में ख्याति का मूल्यांकन, निर्धारण और सबके संबंध में कार्यवाही, फर्म के विघटन की प्रक्रिया और विघटन के बाद खाते का निपटारा, व्यवसाय के संचालन के संबंध में कोई अन्य विषय। तो ये सब क्या हो जाएंगे? उसके साझेदारी डीड में लिखे जाने वाले ये बातें हो जाएंगी। उसके बाद अगला टॉपिक है साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की व्यवस्था है। मतलब से सिंपल सी बात क्या बोला है कि अगर किसी भी टॉपिक पर साझेदारी संलेख क्या है, साइलेंट है या कुछ नहीं बोलता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम की 1932 की व्यवस्थाएं। सबसे पहले क्या बोलता है? साझेदार को वेतन एवं कमीशन। कहता है बिल्कुल नहीं, साझेदार को वेतन और कमीशन कुछ भी नहीं दिया जाना। लाभ विभाजन अनुपात। कहते हैं लाभ विभाजन अनुपात, अगर फर्म कुछ नहीं बोलता है तो हम क्या मानेंगे? इक्वल। पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। साझेदारी के ऋण पर ब्याज। कहता है ऋण पर ब्याज के लिए 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। तो उसके बाद आहरण पर ब्याज, तो आहरण पर ब्याज नहीं लगेगा। तो क्या बोला ये 5 पॉइंट? सबसे पहले एक बार आप देख लो। कहते वेतन और सैलरी नहीं मिलेगा, वेतन और कमीशन नहीं दिया जाना। लाभ विभाजन अनुपात इक्वल होगा। पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। ऋण पर ब्याज 6% वार्षिक की दर से, ड्राइंग नहीं दिया जाएगा। तो ये सब चीजें हो गई। उसके बाद अगला टॉपिक है भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रावधान क्या सब है। कहते सभी साझेदारों की सहमति के बिना किसी भी नए साझेदार को प्रवेश पाने का अधिकार नहीं होगा। मतलब जो भी कोई भी आएगा तो उसको सबकी साझेदारी होगी तभी आएगा। दूसरा, प्रत्येक साझेदार फर्म के संचालन में भाग ले सकता है, सारे ले सकता है। प्रत्येक साझेदार फर्म को पुस्तकों का निरीक्षण कर सकता है तथा उसकी प्रतिलिपि ले सकता है। यद्यपि नाबालिग साझेदार
यद्यपि नाबालिग साझेदार नहीं हो सकता, फिर भी साझेदारों की सहमति से उसे फर्म में लाभों में हिस्सा दिया जाना चाहिए। मतलब साझेदारी जो नाबालिग है वो सिर्फ लाभों में हिस्सा ले सकता है, हानि के लिए वो कोई जिम्मेवार नहीं होगा। सभी साझेदारों की सहमति से अथवा साझेदारों के मध्यवर्ती समझौतों के अनुसार एक साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकता है। यदि कोई विपरीत अनुबंध न हो तो किसी भी साझेदार की मृत्यु होने पर फर्म विघटित हो जाती है। उसके बाद साझेदारी संलेख का अभाव, साझेदारी संलेख का महत्व। कहता है साझेदारी संलेख का महत्व क्या सब है। कहते हैं वो साझेदारी संलेख साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्वों को स्पष्ट करता है। दूसरा, यह साझेदारों के मध्य संबंध को परिभाषित करता है। एक सुस्पष्ट लिखित समझौता साझेदारी संलेख साझेदारों में गलतफहमी, भ्रम व झगड़ों को दूर करने में सहायक होता है। साझेदारों में कोई विवाद होने पर साझेदारी संलेख की सहायता से इसका निपटारा आसानी से किया जा सकता है। साझेदारी संलेख फर्म के संचालन को सरल बनाता है। वह न्यायालय में एक अच्छा साक्ष्य के रूप में भी माना जाता है। ये सब क्या हो जाएंगी, साझेदारी संलेख का महत्व हो जाएंगी। उसके बाद कहता है क्या साझेदारी संलेख का होना अनिवार्य है। तो साझेदारी संलेख का होना अनिवार्य नहीं है। साझेदारी संलेख का निर्माण कंपलसरी नहीं है। तो क्या साझेदारी और उसके बाद अगला पूछता है क्या साझेदारी समझौता का लिखित होना आवश्यक है। तो ये भी कहता है कि नहीं, कानून के अनुसार साझेदारी समझौते का लिखित होना आवश्यक नहीं है। फिर भी अनावश्यक परेशानियों और विवादों से बचने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि वह लिखित में होना चाहिए। उसके बाद क्या साझेदारी संलेख का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तो यह भी जरूरी नहीं है, बट अगर यही फिर कोई भी नॉर्मल से विवाद हो जाए उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत रजिस्टर करा लें तो अच्छा होगा। तो ये बातें लिखी हुई है। उसके बाद करते हैं कि साझेदारी संलेख में हम कौन कौन सा खाते बनाते हैं। तो पहला खाता है व्यापारिक खाता बनाते हैं, फिर लाभ हानि खाता, उसके बाद लाभ हानि वियोजन खाता मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद आर्थिक चिट्ठा। तो ये सब चीज क्या करते हैं हम लाभ हानि खाते में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है ना उसमें ये सब चीज बनाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग पीएल जो भी नॉर्मल बनता है वो, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, उसके बाद पार्टनर कैपिटल, उसके बाद बैलेंस शीट। तो चलते हैं सिंपल से हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बोलते हैं कि दो प्रकार से बनता है, एक तो फिक्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एक फ्लक्चुएटिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब बनता है तो उसमें दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। और अगर फ्लक्चुएटिंग पार्टनर कैपिटल होता है तो उसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। तो फिक्स पार्टनर कैपिटल में क्या अंतर है और फ्लक्चुएटिंग पार्टनर कैपिटल में क्या अंतर है। कहता है इस दोनों में, एक में तो जो फिक्स वाला होता है उसके लिए कैपिटल अकाउंट अलग होता है और करंट अकाउंट अलग होता है। तो कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं और करंट अकाउंट में क्या लिखते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट में जो भी आपने इनिशियल जो पैसा लगाए हैं बस वही कैपिटल अकाउंट में आप लिखोगे। या फिर क्या आप ड्राइंग के रूप में पैसा निकाल रहे हो तो ये लिखोगे, और अगर आप एडिशनल कैश कोई लगा रहे हो तो ये आप किसमें लिखोगे, कैपिटल अकाउंट में। अगर आपकी कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो वहां पर दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो वहां पर जो कैपिटल अकाउंट बनेंगे तो उसमें ये बातें होंगी। उसके बाद उसमें जो करंट अकाउंट बनेंगी तो करंट अकाउंट में वो सारी कंडीशन होंगी, क्या सब उसके अलावा, जैसे कि ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, लॉस प्रॉफिट जो भी होगा वो, उसके बाद सैलरी कमीशन जो भी होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सारा कुछ करंट में जाएगा। और कैपिटल में क्या जाएगा, कैपिटल में सिर्फ इनिशियल कैपिटल जो भी आप जिससे कि आप बिजनेस चालू करें वो, या फिर ड्राइंग आप ले लो, ड्राइंग इसमें नहीं आएगी, या एडिशनल कैपिटल आप लगा रहे हो तो। और अगर ड्राइंग तब आएगी जब आप परमानेंटली कैपिटल को विड्रॉ कर रहे हो, तो कैपिटल विड्रॉ वाली आएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब बात आते हैं कि नॉर्मल जो आपकी फ्लक्चुएटिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब बनता है तो उसमें क्या करोगे, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है, उसमें ये दोनों अकाउंट का ऐड कर दो, मतलब उसमें सारा का सारा आइटम उसमें जाएंगे। तो इस तरह से आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी का ड्राइंग होता है। उसके बाद बात आती है
बात आती है किस पे, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में अंतर। तो मैंने बताया दिया, लेकिन एक बार मैं इसको रीड भी कर देता हूँ। कहते हैं नंबर ऑफ अकाउंट, तो प्रत्येक फिक्स वाले में और फ्लक्चुएटिंग वाले में। तो फिक्स वाले में इसमें प्रत्येक साझेदार के लिए 2 खाते, पूंजी खाता और चालू खाता, और फ्लक्चुएटिंग वाले में 1 खाता। कुछ विशेष परिस्थिति फिक्स कैपिटल अकाउंट में कुछ विशेष परिस्थिति को छोड़कर पूंजी का खाते शेष एक समान रहता है, बट फ्लक्चुएटिंग वाले में इसका बदलता रहता है। एडजस्टमेंट, आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज आदि से संबंधित समायोजन चालू खाते में दिखाए जाते हैं, न कि पूंजी खाते में। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग वाले में सारे का सारा उसी में दिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद खाते की प्रकृति कैसी होती है, तो फिक्स वाले में पूंजी खाते का शेष सदैव क्रेडिट होता है, तथा चालू खाते डेबिट व क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। उसके बाद फ्लक्चुएटिंग वाले में इसका पूंजी खाते का शेष क्रेडिट या डेबिट हो सकता है, चालू खाता नहीं बनाया जाता, अतः इसके शेष का प्रश्न उठता ही नहीं है। ये हो गई आपकी दोनों में अंतर। उसके बाद क्या करते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, पार्टनर कैपिटल जब फिक्स होती है तो 2 अकाउंट क्या बनता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो नेचर ऑफ अकाउंट, साझेदारों की पूंजी सामान्यतः व्यवसाय की संपूर्ण जीवन अवधि से में परिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है फिक्स वाले का। उसके बाद साझेदारों के खाते का शेष समय समय पर बदलता रहता है, ये करंट में हो गया। उसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूशन में फिक्स वाले में यह खाता साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी को प्रदर्शित करता है, और करंट वाले में यह खाता पूंजी अंशदान को नहीं प्रदर्शित करता। जनरल एडजस्टमेंट में यह खाता मतलब फिक्स कैपिटल में पूंजी खाता, यह खाता पूंजी पर ब्याज, आहरणों पर ब्याज, साझेदारों के वेतन, कमीशन आदि से संबंधित समायोजनों को नहीं दिखाता। और करंट वाले में ये सारे चीज इसमें एडजस्टमेंट होता है। उसके बाद फिक्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस अस्थायी पूंजी खाता सदैव ही जमा शेष प्रदर्शित करता है, मतलब क्रेडिट शेष प्रदर्शित करता है, और इसमें डेबिट और क्रेडिट, मतलब करंट वाले में डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। ये बात हो गई खत्म, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं साझेदारों के मध्य लाभों का विभाजन या वितरण कैसे हो। कहते साझेदारी वैधानिक व्यवसाय करने एवं लाभ विभाजन हानि को तय अनुपात में बांटने के लिए साझेदारों के मध्य समझौते का परिणाम है। मतलब हम लाभ विभाजन करने के लिए आए हैं। कहते किसी समझौते या साझेदारी चलने के नहीं रहने पर लाभ विभाजन कितना होगा, इक्वल टू, मतलब पहले भी हम देख चुके हैं, ये बराबर होगा। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे हो गई। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आज का ये वीडियो 28-29 मिनट का होने जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ इसका एक और वीडियो अलग से बना ही दूँ, तो 2 वीडियो हो जाएंगे फंडामेंटल अकाउंट। या आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना 1 घंटे तक वीडियो कैसा चलेगा आप लोगों को। ये रिकॉर्डिंग 1 घंटा, मेरे को लगता है ऐसा ज़्यादा हो जाएगा, या अगर आप लोग कहो तो मैं आगे का जो भी वीडियो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग करूँगा तो मैं 1 घंटे का कर दूंगा। तो लगभग सारे ही जो भी आपका टॉपिक है वो 1 घंटे में क्लियर हो जाएगा पर चैप्टर के हिसाब से। तो आज के लिए मैं यहाँ पर इसको बंद करता हूँ, बट जाने से पहले कुछ 2 शब्द आप लोगों के लिए, जो अभी आपकी जो समय है उस हिसाब को देखते हुए 2 शब्द कहना चाहूँगा। कहते हैं यूं तो होते हैं रूबरू चेहरे बहुत हर रोज मुझसे। क्या बोला? कहते हैं यूं तो होते हैं रूबरू चेहरे बहुत हर रोज मुझ पे, लेकिन रूह को सुकून मिले वो चेहरा तुम्हारा है। तो ये आप किसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। और यहाँ पे जो चेहरे जो है ना, चेहरा, वो चेहरा आपका कोई और नहीं, आपका बुक होना चाहिए। क्या बोला? ये लेकिन रूह को सुकून मिले जिससे वो मिले वो तेरा चेहरा तुम्हारा है। तो यहाँ पे जो चेहरा वो यूज किया गया है वो चेहरा किसका होना चाहिए? आपके बुक का होना चाहिए। तो इस माइंड सेट के साथ आप लोगों को आगे की तैयारी करनी
चाहिए और हम लोग आप लोगों के साथ, हम और हमारी टीम आपके साथ है। कोई भी अगर कुछ भी परेशानी हो आप ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, जो कि वैसे आपको वीडियो के नीचे मिल ही जाएगा। वैसे आप नोट करना चाहें तो एक बार कर सकते हैं। मेरा नंबर यह है आपका 7011013929 और 8816872887। तो ये आप नोट कर सकते हैं। कोई भी इश्यू हो तो आप मेरे को पहले वाले नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और दूसरे वाले नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।